जी बच्चों यार, वेलकम बैक इन द पार्ट 3 ऑफ यूनिट नंबर 1। अगेन इट्स अ फास्ट ओवरव्यू। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं डिटेल्स में जाऊंगा। मकसद सिर्फ आपके सामने सिलेबस रख रहे हैं। देखो, चैप्टर 3 की जब बात करते हैं, इसमें एक्चुअली ये कुछ कुछ 3 बड़े टॉपिक्स हैं। उनको अच्छी तरह से करो। तीनों बिल्कुल अलग-अलग से कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे बिजनेस के साइज़ को मेजर करने के मेथड्स कौन कौन से सुन लें जल्दी से। लेकिन साइजेस उसके साइजेस, बिजनेस साइज़ के मेजर करने के मेथड से पहले एक बात गौर से सुन लो। एक गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं और एग्जामिनर ने भी बाकायदा लिखा हुआ है कि ये गलती नहीं करनी। गलती से भी आपने प्रॉफिट्स नहीं लिखना इसमें। याद रखें, प्रॉफिट्स को बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा चाह रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लेकिन साइज नो, रॉन्ग आंसर। क्यों? बहुत बड़ी फर्म्स को अगर लॉस होगा तो क्या वो स्मॉल फर्म होगी? यस, नाउ यू आर यूजिंग ब्रेन। तो इसलिए बेटा, इसके मेथड्स कौन कौन से बिजनेस के साइज को मेजर करने के लिए? वेल, नंबर 1, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। मेरे पास 20 एम्प्लॉयज़ हैं, आपके पास 200 हैं, तो आप बड़े बिजनेस होंगे। नंबर 2, आउटपुट। मेरी फैक्ट्री में 200 यूनिट्स बन रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में 2000 यूनिट्स बन रहे हैं, आप बड़े होंगे। नंबर 3, कैपिटल एम्प्लॉयड। पैसा कितना लगा हुआ है? ऑब्वियसली मैं कहूँ जी, मैंने अपनी शॉप में 5 लाख इन्वेस्ट किया। आप कहते हैं जी मैंने तो अपनी शॉप में 50 लाख इन्वेस्ट किया, तो वेल मे बी आप बड़े बिजनेस होंगे। कोई और मेथड भी है? यस, मार्केट शेयर। पेप्सी कहती जी हमारा पाकिस्तान में, इमेजिनेबली हमारा पाकिस्तान में 62% मार्केट शेयर है, तो फिर कोक का कितना रह गया? वेल 38%। तो फिर बड़ा कौन हुआ? मार्केट शेयर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और बड़ा ट्रिकी सा वर्ड है, वो अक्सर उस पर भी बच्चों का बैकफ्लिप लगता होता है। वर्ड पहले गौर से सुनो, शेयर मार्केट कैपिटल। क्या? फिर सुनो, शेयर मार्केट कैपिटल। अब ये मार्केट शेयर नहीं है। मार्केट शेयर तो कहते हैं आपकी सेल्स, परसेंटेज सेल्स को। ये क्या है? देखो वर्ड्स में आंसर है, शेयर मार्केट कैपिटल। पहली बात सुन लें, ये यूज़ होगा सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए। क्यों? शेयर किसको कहते हैं? कंपनी की ओनरशिप को, ठीक है, वो जो आप जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। कहाँ ट्रेड होते हैं? एक मार्केट में जिसका नाम स्टॉक एक्सचेंज है। तो जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, इनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं। अब फर्ज कर लें आपने अपनी कंपनी के शेयर्स बेचे, 2 लाख रुपए आपको आया, आपने बिजनेस में पैसा लगा लिया। आपके साथ वाली कंपनी ने भी उसी स्टॉक एक्सचेंज में, वो भी थी लिस्टेड, और उसने भी शेयर्स बेचे, उसने 20 लाख रुपए के शेयर्स बेच लिए। तो फिर कौन बड़ा है आप दोनों में से? वेल 20 लाख जिसके पास आया, ज़्यादा पैसा आया, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये भी एक शेयर मार्केट कैपिटल, ये भी एक मेथड है। इसका वैसे फॉर्मूला है बुक में लिखे हुए दोनों के, उसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना, कभी कभी पेपर में आ जाता होता है। लेकिन जनरली बता देता हूँ, सिंपल सा है, वैल्यू ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ऑब्वियसली अगर आपका एक शेयर 10 रुपये का था और आपने 100 शेयर्स बेचे, तो 100 इंटू 10, वो 1000 रुपये आपने स्टॉक एक्सचेंज में अरेंज कर लिया। अब इससे भी अंदाज़ा होता है। लेकिन यहाँ पर अब बेटा दूसरी स्टेटमेंट सुन लें, ये सारे मेथड जो मैंने आपके सामने बोले ये बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन इनमें से अगर आप किसी मेथड को इंडिविजुअली अकेला अप्लाई करेंगे तो आप मिसगाइड हो जाएंगे। क्यों? हर मेथड में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसलिए कोशिश ये कर रही है, वैल्यूएशन की बात बता रहा हूँ, कि जब आप एक बिजनेस के साइज़ को मेजर कर रहे हैं तो आप मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करो ताकि बेहतर पिक्चर मिल सके, क्योंकि कोई एक मेथड भी परफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेस में कम एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे पास 2 हैं, आपके पास 20 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन हो सकता है मैंने ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है और मेरी आउटपुट आपसे ज़्यादा हो, तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को अगर देखा तो आप बड़े हैं, लेकिन जब आउटपुट पर आए तो फिर मेरा बिजनेस साइज़ बड़ा हो गया। इसलिए हर एक में लिमिटेशन है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ लेट्स से शेयर मार्केट कैपिटल की, हो सकता है एक बिज़नेस ने 50 लाख का शेयर कैपिटल अरेंज किया, यानी इतने शेयर्स बेचे और पैसे आए, लेकिन दूसरे बिजनेस ने 10,000 रुपये के शेयर्स भी नहीं मार्केट में अरेंज किए, यानी उसने कुछ भी नहीं बेचा, कोई शेयर नहीं बेचा। क्या इसलिए नहीं बेचा कि उसको ज़रूरत नहीं थी? वेल हो सकता है। तो इससे वो छोटा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए ये हर मेथड में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, तो मेक श्योर आप ये आंसर में लिख सकें। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक लिमिटेशन और एक यूज़फुलनेस बताओ मेथड्स की, फिर आपको यूज़फुलनेस बतानी है और साथ में उसकी प्रॉब्लम भी बतानी है। अदरवाइज़ बड़े क्वेश्चन में जहाँ पर वो 12 मार्क्स में एवेल्यूएट करने को मांगे, फिर वहाँ पर आपने एक कंक्लूजन बनानी होती है। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है बेटा, साइज़ ऑफ बिजनेस के बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ये छोटे बिजनेसेस क्या होते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। देखिए सबसे पहले बात करें, स्मॉल बिजनेस कहते हैं किसको? इसकी दुनिया में कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हर कंट्री में स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी डिफरेंट है, ठीक।
लेकिन जनरली सुन लें, आप इसके करेक्टरिस्टिक्स को मिला के जब लिखोगे तो एक डेफिनेशन का पिक्चर बन जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आप लिखेंगे स्मॉल बिजनेसेस यूजुअली आर स्मॉल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस with limited capital. They trade in a very specific market, usually local markets. They have a very limited range of customer base. Now these things can make up. They have limited profits. They have a very consistent revenue. Consistent revenue का मतलब है आपकी एक शॉप है और आप कहते हैं यार हर महीने मेरा टोटल जो इनकम है वो 25 से 50 हज़ार के अंदर अंदर है, क्योंकि आपके पास कोई फ्रेश इस तरह के कस्टमर्स नहीं आ रहे और कि आप एक सर्टन सोसाइटी के अंदर बस उसको यहाँ कम्युनिटी में सर्व कर रहे हैं. तो इनका बड़ा कैलकुलेटेड सा मार्जिन होता है. एक बार्बर की एग्जांपल ले लो. एक छोटा सा मे बी एक छोटा सा कैफ़े उसको इमेजिन कर लो. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बेटा अगर बात करें तो एडवांटेजेस में क्या था, स्मॉल बिजनेसेस को मैनेज करना, इनको स्टार्टअप करना, इनको प्लान करना, इनके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करना, इनके कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना, ये रिलेटिवली इनके एडवांटेजेस होते हैं. डिसएडवांटेजेस बेटा अगर हम बात करें आमतौर पे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कैपिटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं इनको, इनका रेवेन्यू एक सर्टन थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ता, जिस वजह से ये फर्म्स इतनी तेज़ी से एक्सपैंड नहीं करती हैं. महंगी टेक्नोलॉजीज़, महंगे वर्कर्स, महंगे मैनेजर्स को अफोर्ड करना इनके लिए यूजुअली पॉसिबल नहीं होता, जिस वजह से ये इतनी कम्पैटिटिव नहीं होती. इसलिए अक्सर स्मॉल फर्म्स ढूंढते रहते हैं वो कोऑपरेटिव्स का हिस्सा बन जाएँ, जिसमें कई और फर्म्स मिलके बड़ी फर्म्स को फिर कम्पीट कर सकें कलेक्टिवली. तो ये तो आ गया इसके एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस में इसके बाद एक अजीब सी वो बीच में बड़ा टॉपिक छोड़ता है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ फैमिली बिजनेस. बड़ा हटके है. देखो फैमिली बिजनेस ओरिजिनली आप पेपर में किसको लिखोगे, ऐसा बिजनेस जिसको एक ही फैमिली उसके जनरेशन्स कंट्रोल कर रही हो, रन कर रही हो. ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था एंड द सन इज़ देयर, द फादर इज़ देयर और दे आर स्विचिंग देयर पोजीशंस. एक फैमिली में वो चलता आ रहा होता है. अब इनके देखिए स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें, स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं बेटा. एक तो आइडेंटिटी, नंबर 2 इनकी वैल्यूज़ रिस्टोर्ड रहती हैं, बिकॉज वो दादा ने स्टार्ट किया था इस नीयत से कि मैं अच्छी क्वालिटी दूंगा, और फिर वो फादर ने भी उसी को कंटिन्यू रखा और फिर नेक्स्ट जनरेशन ने भी उसी सागा को कंटिन्यू रखा. तो यूजुअली ये अपनी ट्रेडिशन को बहुत अच्छा मीट कर रहे होते हैं. फिर नंबर 3 बेटा अगर हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ्स की, जो फैमिली बिजनेसेस हैं इनका जो कल्चर है वो बड़ा स्टेबल होता है. फैमिली बिजनेसेस का कल्चर बड़ा स्टेबल होता है, बिकॉज इनका कोर ही कल्चर किसको कहते हैं, वे हाउ थिंग्स आर मैनेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, इन सिंपल वर्ड्स, आप किसी स्कूल में पढ़ते आते जाते हैं, उसकी कोई तो पॉलिसी होगी, वो उसका कल्चर है. इनका कल्चर बड़ा स्टेबल होता है बिकॉज ऑब्वियसली वो फैमिली लेके चल रही होती है. फिर इनमें इंट्राप्रेन्योरशिप आए वाला, इंट्राप्रेन्योरशिप या इनोवेशन, नेक्स्ट जनरेशन अपनी अपनी नॉलेज की बेस पर इनोवेशन लाती रहती हैं, जिससे एडेड वैल्यू मिलती है. फैमिली बिजनेसेस यूजुअली एक लेगेसी में डेवलप हो जाता है बेटा, वर्किंग आउट फ्रॉम योर डिसेंडेंट्स, ऑफ स्प्रिंग्स आगे चलता जा रहा है, एक लेगेसी डेवलप होती है, आइडेंटिटी बनती है एक फैमिली की, मार्केट पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है इस वजह से. बट इवेंचुअली अगर आप अच्छा प्रोडक्ट ट्रेड कर रहे हैं, अगर इनकी डाउन साइड पे देखें बेटा, तो अक्सर फैमिली बिजनेसेस में प्रॉब्लम ये आती है कि जो आने वाली जनरेशन है एट टाइम्स उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता, और वो उस इनोवेशन को और उस प्रोएक्टिवनेस को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते. अगेन ये एक दूसरी दी अदर एक्सट्रीम साइड है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ बहुत अच्छा लेके चल सकते हो, लेकिन अगर वीकनेस में जाएं तो आप इसकी स्ट्रेंथ्स को रिलेटिवली फ्लिप कर सकते हैं. इसी तरह जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि फैमिली बिजनेस चूँकि सिर्फ वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स, वही इसको हेड करे, इस वजह से नए आइडियाज़, नए पार्टनर्स, एक्सटर्नल जो एलियन पार्टनर्स हैं उनको ना लाने की वजह से देयर इज़ अ लिमिट टू स्किल्स, देयर इज़ अ लिमिट टू आइडियाज़, देयर इज़ अ लिमिट टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन इनोवेट. ये प्रॉब्लम आ सकती है इनके अंदर बेटा. फिर फैमिली बिजनेस की अगर फर्दर प्रॉब्लम को देखें तो इनकी जो एक्सपेंशन है वो रिलेटिवली इतने लार्जर स्केल पे नहीं होगी, अनलेस अनटिल कि उनके पास रेवेन्यू बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा हो. बिकॉज एक इमेजिन करो, एक फैमिली सारी डिसीजन मेकिंग एक बड़े बिजनेस में भी कितना हैंडल कर सकती हैं, अनलेस अनटिल दे वुड नीड ईदर अ वेरी बिग टीम, जो ज़रूरी नहीं हर फैमिली बिजनेस इतने बड़े स्केल पे पहुंचे, और दे वुड नीड टू हैव अ लार्जर फैमिली जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर सके. मूविंग ऑन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड द रोल इन द इकोनॉमी. ये रिलेटिवली बेटा आसान स्कोर करने वाला क्वेश्चन है.
इसी से मिलता जुलता हमने पीछे चैप्टर 1 के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा था। देखिए इकोनॉमी में क्या रोल होता है, स्मॉल बिजनेसेस जो होती हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक तो इनोवेशन को, बिजनेस स्टार्टअप से जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है वो कम होता है। देखो अगर मैं डिग्री के बाद जॉब ढूंढ रहा हूँ तो जो अच्छी गवर्नमेंट्स होती हैं उन पर स्ट्रेस होता है, दे हैव टू पे मी अनलेस अनटिल आई गेट ए जॉब। अगर आप किसी अच्छे कंट्री के नेशनल हैं, ठीक है, गवर्नमेंट अगर अच्छी है, कंट्रीज तो सब अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट्स में बस खराबी आती है। अब यहीं अगर मैं एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप कर दूं, इवन वो अगर इट्स अ पैडलर, वो इट्स अ फ्रूट शॉप एक छोटा सा, तो रादर देन कि मैं गवर्नमेंट पर रिलाई करूं, उस इकोनॉमी पर रिलाई करूं, उस इकोनॉमी में मैं कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दूंगा। फिर बेटा जो स्मॉल फर्म्स हैं कलेक्टिवली, एक फर्म की बात नहीं कर रहे, कई स्मॉल फर्म स्टार्टअप्स कलेक्टिवली ये दे क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स। जब जॉब्स बनती हैं फिर स्किल्स बनते हैं क्योंकि लोगों को काम करना आता है। अब जब स्किल्स आते हैं, जॉब्स आती हैं तो अर्निंग आती है। जब अर्निंग आती है तो सोसाइटी में क्राइम रेट भी कम होने के चांस होते हैं, बिकॉज लोगों के पास अब जॉब्स हैं, अर्निंग है, रिस्पेक्टेबल लाइफ को हर कोई प्रेफर करता है। एंड रिलेटिवली सोशल कोहेजन एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है, COHESION। सोसाइटी में क्राइम रेट कम होता है और सोसाइटी अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देती है। और फिर यही स्मॉल फर्म्स एट ए सर्टन पॉइंट पे जाके ये इंडस्ट्री बन जाती है। कि आप सोचें पाकिस्तान में ये जो सियालकोट इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स की, चन्योट एक इंडस्ट्री है बेटा फर्नीचर की, आखिर कभी तो यहाँ पर छोटे छोटे बिजनेसेस थे लेकिन वो कंसिस्टेंसी चलते रहे, बढ़ते रहे और आज वो बड़े स्ट्रक्चर्स बन चुके हुए। आगे बात को बढ़ाते हैं बेटा। इसमें जो लास्ट बुलेट वो बहुत ज़बरदस्त और बड़ा इंपॉर्टेंट है, द रोल, और अक्सर बच्चे इसको वो इग्नोर किए बैठे होते हैं। द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इन सम इंडस्ट्रीज। अब आप यहाँ पर आई बी टू द पॉइंट, देखिए एक बड़ी जो इंडस्ट्री होती है, अगर हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर हम फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर जहन में सिर्फ ये नहीं आ सकता कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसकी बात कर रहे हैं। नहीं, कई छोटे छोटे बिजनेसेस और कुछ बड़े बिजनेसेस मिलके एक इंडस्ट्री बन रहे होते हैं। अगर आप क्रिकेट बैट बनाने वाली, अगर आप किसी इवन कपड़ा बनाने वाली बेटा किसी बड़े ब्रांड को भी ले लो, तो वो धागा कहीं से आ रहा है, कॉटन कहीं से आती है, उसको ग्रे क्लॉथ में कोई कन्वर्ट कर रहा है, उसको डिज़ाइन कोई कर रहा है, पैकेजिंग कोई कर रहा है। तो स्मॉल फर्म्स क्या करती हैं, अब आंसर टू द पॉइंट सुन लें बेटा। लार्ज इंडस्ट्री को एक तो वो सप्लाई चेन सपोर्ट देते हैं, फिर स्पेशलाइजेशन की वजह से स्मॉल फर्म्स को लार्ज इंडस्ट्री अक्सर आउटसोर्सिंग कर देती है, अपनी कुछ एक्टिविटी स्मॉल इंडस्ट्री से भी करवा लेते हैं, पैकेजिंग शैकेजिंग। फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं बेटा वो इनोवेशन और इंट्राप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करती हैं, बिकॉज एक छोटे बिजनेस का फोकस एक प्रोडक्ट पे होता है, स्पेशलाइजेशन पर फोकस होता है। सो दे टेंड टू अचीव मच इनोवेशन। फिर स्मॉल बिजनेसेस की चूँकि कॉस्ट कम होती हैं, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत कॉस्ट इफिशिएंटली अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये बैकग्राउंड नहीं समझ आए, लेकिन कम से कम वर्ड्स को जहन में बिठाओ क्योंकि पेपर करीब है। फिर एक और बेटा बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो लार्ज इंडस्ट्री का वर्कलोड शेयर करते हैं। फिर एक वर्ड है एजेंसी सर्विसेज। एजेंसी क्या होता है, आप कहेंगे सर ये क्या अजीब सा नाम लिया है। बेटा देखो, अक्सर स्कूल्स के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो घरों में जाते हैं, ठीक है। कैसे जाते हैं, क्या स्कूल वाले खुद पकड़ा के आते हैं घर में? नहीं, कोरियर वाला यूज़ हो रहा होता है। कई लोकल कोरियर कंपनीज होती हैं, अभी नए नए स्मॉल फर्म्स इस्टेब्लिश हुई होती हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं, कहीं पर आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिए, कहीं पर आपका प्रोडक्ट पार्सल डिलीवर कर दिया, तो स्मॉल बिजनेसेस जब इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, इनको एजेंसी सर्विसेज देते हैं। तो यू कैन राइट स्मॉल फर्म्स ऑल्सो प्रोवाइड एजेंसी सर्विसेज टू लार्ज इंडस्ट्रीज विच हेल्प्स देम टू बिकम मोर एफिशिएंट। और बेटा स्मॉल फर्म्स की वजह से एक लार्ज इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश होता है, डेवलप होता है, उसको रिसोर्सेज मिलते हैं, इन्वेंट्री मिलती है, सप्लाईज मिलती हैं, सप्लाई चेन बिल्ड होता है, और वो इफ़िशिएंटली फिर इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकती है लार्ज इंडस्ट्रीज़। बात बेटा अब आगे बढ़ाएंगे बिजनेस ग्रोथ की तरफ। देखो बड़ा क्रंच टॉपिक है अगेन ये वाला भी, बिजनेस ग्रोथ। देखो दो तरह से आपका बिजनेस ग्रोथ होता है। क्या है, जब आप अपने एक्टिविटीज़ का एक और नाम ले रहा हूँ अब, ऑपरेशंस। जब आप बेटा अपनी एक्टिविटीज़ या ऑपरेशंस को एक्सपैंड करते हैं, आपने वर्कर्स बढ़ा लिए, मशीनें बढ़ा ली, ब्रांचेस बढ़ा लिए, आपने ऑनलाइन स्टोर्स बढ़ा लिए, आपने अपनी रिटेल स्टोर्स बढ़ा ली, कुछ भी यार जब आप बढ़ा रहे हो तो एक्सपेंशन हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। अब ये दो तरह से हो सकती है, या तो इंटरनल को ऑर्गेनिक कहते हैं, अक्सर बच्चों को वर्ड नहीं आ रहा होता और पेपर में आ गया तो फिर कहते हैं ये तो सिलेबस से बाहर था। इंटरनल को ऑर्गेनिक कहते हैं। अब इंटरनल क्या होता है, इसका आंसर मैं अभी देता हूँ। दूसरी है एक्सटर्नल ग्रोथ जो है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं।
अभी ये क्या है, इस पर ये इसी के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर तो आ गया कि हाउ वाई एंड हाउ बिजनेसेस माइट ग्रो इंटरनली की अगर रीजंस आप लिखें वो क्यों ग्रो करता है, वेल बिकॉज एक्सपेंशन, मोर कस्टमर्स, मोर प्रॉफिट्स, सर्विसेज एट ए बेटर स्केल, आप बड़े स्केल पे सर्विसेज देना चाह रहे हैं, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बट this growth requires more planning, there is a lot of investment that is required. However जब आप खुद से ग्रो कर रहे होते हैं, it does reflect a good performance, it does reflect business stability. अच्छा, ये तो आ गया पहले का आंसर। अब आगे बढ़ो, the different types of external growth। अब देखो यहाँ पर मैं रुक के एक बात समझा दूँ। देखो बेटा, इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ में एक लफ्ज़ का फ़र्क है, इसको जहन में बिठा लो। वो लफ्ज़ है इंटीग्रेशन। मेरे साथ बोलो, वो लफ्ज़ क्या है? इंटीग्रेशन। अब आप कहेंगे ये क्या फ़र्क है और ये इंटीग्रेशन क्या भला? यार देखो, इंटीग्रेशन दो चीज़ों का नाम है, इन दोनों में से कोई एक भी होगी तो वो इंटीग्रेशन है। अगर कोई मर्जर कर ले, दो या दो से ज़्यादा कंपनी सब मिल गई, मिलके एक बन गई, पिछला जो था ख़त्म किया, मिलके एक बन गई, ये मर्जर है। या अगर टेक ओवर हो जाए, टेक ओवर क्या होता है? फ़र्ज़ कर लो बाटा ने सर्विस को ख़रीद लिया, उसके शेयर्स को मेजॉरिटी शेयर्स ले लिए, अब बाटा ही सर्विस, चाहे सामने सर्विस नज़र आ रही हो हमें, पीछे बाटा इसको ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो बैठा हुआ है। तो दो क्या चीज़ें थी, मर्जर या टेक ओवर, या इनमें से कुछ एक भी हो तो उसको एक वर्ड में क्या कहोगे? इंटीग्रेशन। अब याद रखो, अगर इंटीग्रेशन है यानी अगर आपने एक्सपैंड किया, अगर आपकी बिजनेस बढ़ रहा है, वो मर्जिंग या टेक ओवर से है, तो ये एक्सटर्नल है, कहानी ख़त्म। और अगर आप बढ़ रहे हैं, आपकी 2 ब्रांचेस बन गई, आपकी 3 बन गई, कोई फैक्ट्री खाली थी आपने रेंट पे ले ली, किसी बिज़नेस को टेक ओवर नहीं किया, किसी बिज़नेस के साथ मर्ज नहीं किया, तो वो इंटरनल है। तो ये एक वर्ड का फ़र्क ये जहन में आपके होना चाहिए। अब देखो बेटा, जो एक्सटर्नल एक्सपेंशन है उसकी टाइप्स कौन सी हैं? यहाँ पर आप देखें, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है, फिर वर्टिकल एक्सपेंशन है, और फिर बड़ा अजीब सा नाम है कॉन्ग्लोमरेट, उसके बाद फ्रेंडली मर्जर्स और हॉस्टाइल टेक ओवर्स। इसमें ये जो फ्रेंडली मर्जर और हॉस्टाइल टेक ओवर है, इसको तो अभी छुट्टी कराओ ना। फ्रेंडली मर्जर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिल गई हैं और दे बोथ एग्रीड, कोई फोर्सफुल मर्जिंग नहीं थी। अक्सर हो जाता है कि कई बिजनेसेस को चूँकि उनका लॉस बहुत हो रहा होता है, तो बड़ी फर्म आके उसको फोर्स भी करती है इन अ वे कि वो अपने उसके साथ मर्ज कर ले। लेकिन अगर आप दो बिजनेसेस दे आर हैप्पी, दे आर कंफर्टेबल, वैसे हैप्पी का वर्ड बिजनेस के आंसर में यूज़ नहीं करना प्लीज़, ये कोई बिजनेस का एक कीवर्ड नहीं है। खैर, फ्रेंडली मर्जर्स आर व्हेन 2 और मोर फर्म्स एग्री टू बिल्ड 1 यूनिट, कि वो इकट्ठे हो जाए। हॉस्टाइल टेक ओवर इसका बिल्कुल उलट है। जब आप किसी बिजनेस को सिर्फ टेक ओवर ही नहीं कर रहे, बल्कि आपने उसको या तो ऐसे कंडीशंस बना दी है कि उसको इतना लॉस हुआ कि वो मजबूर हो गया अपने बिजनेस को बेचने पे, या आपने किसी तरह से उस बिज़नेस को इतना नुकसान पहुंचाया। अब कैसे? आप बड़ी फर्म थी, आपने बहुत कम प्राइसेस कर दी, और एक नया बिज़नेस बेटा वो बेचारा आते ही उस इतने इंटेंस कंपटीशन को फेस ही नहीं कर सका, और वो इवेंचुअली उसने अपने बिज़नेस को सेल आउट कर लिया। इस तरह के हॉस्टाइल टेक ओवर होते हैं। इसको तो अब एक तरफ कर दो, ये तो सीधी सी बात थी। आ जाओ वापस इन तीनों वर्ड्स पे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कंग्लोमरेट। यार इन तीनों में क्या फ़र्क है? यहाँ पर एक चीज़ पहले और बता दूँ, कॉन्ग्लोमरेट के लिए ज़्यादा आसान वर्ड डाइवर्सिफिकेशन भी है। अब है क्या? देखो, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जब दो बिजनेसेस सेम नेचर के मर्ज करें, जैसे शू मैन्युफैक्चरर और शू मैन्युफैक्चरर, दो डिफरेंट शू मैन्युफैक्चरर्स थे, बाटा सर्विस, दोनों जूते बना रहे हैं, दोनों मर्ज कर गए। अब सेम नेचर बिजनेसेस की है, सेम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, सेम प्रोडक्ट्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, ख़त्म। अच्छा, अगर एक शू मैन्युफैक्चरर, आप जूता बना रहे हैं, बेच नहीं रहे, बना रहे हैं, और आपने मर्ज किया किसी शू रिटेलर के साथ, वो जो जूता बेच रहा है उसकी शॉप है, आप देखो बना रहे थे, आप सेकेंडरी सेक्टर में थे और वो बेच रहा था। यहाँ कॉमन क्या है? शूज़। डिफरेंट क्या है? स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। आप सेकेंडरी से टर्शरी में जा रहे हो, यानी आपके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, आपने एक टर्शरी रिटेलर को भी मर्ज कर लिया या टेक ओवर कर लिया, तो बेटा ये जो ऊपर से नीचे जा रहे हो ये वर्टिकल है, और ये फॉरवर्ड है, आपके लिए फॉरवर्ड है। अगर आप जूता बना रहे थे
तो जो जूता बेच रहा था आपने उसके साथ किया तो आप फॉरवर्ड गए हैं। इसको रिवर्स कर लो, आप शू बनाते हो, आपका शू मैन्युफैक्चरिंग है और आपने एक कंपनी को टेक ओवर किया जो लेदर एक्सट्रैक्ट करती थी, एनिमल लेदर एक्सट्रैक्ट करती थी। कोई फार्म हाउस, सॉरी हाउस तो नहीं कह सकते, कोई बड़ी फार्मिंग कंपनी थी जो लेदर फार्मिंग, लेदर एक्सट्रैक्शन कर रही थी। अब देखो वो जो लेदर एक्सट्रैक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर है, आप शूज़ बना रहे थे, शूज़ में लेदर यूज़ होता है, तो आप बैकवर्ड गए हैं। ये भी वर्टिकल है लेकिन बैकवर्ड में, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ कॉन्ग्लोमरेट पे। ये क्या होता है? ये सबसे आसान है। अगर दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस मर्ज या टेक ओवर हो रहे हैं और दोनों बिल्कुल डिफरेंट नेचर के हैं। आप कहते हैं सर मेरी शू रिटेल शॉप थी, मैं जूते बेचता हूँ, मेरी दुकान थी जूतों की, मैंने एक यूनिफॉर्म शॉप को भी ख़रीद लिया या मैंने एक आइसक्रीम बार को ख़रीद लिया, तो ये क्या, ये कोई ताल्लुक तो है कोई ना। आप वो क्या वो जूते को तो नहीं खिलाते हो आइसक्रीम, देयर इज़ नो कनेक्शन। दिस इज़ डिवर्सिफिकेशन। अगर फेरारी गाड़ियाँ बनाते बनाते वो लाइटर्स और जिपोज में भी आ गए हैं, आप वो अंडरगारमेंट्स में भी अगर आ गए, तो इसको क्या कहोगे? हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, ये कॉन्ग्लोमरेट है भाई। आगे चलते बेटा आप देखें इम्पैक्ट ऑफ अ मर्जर और टेक ओवर ऑन स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। देखिए स्टेक होल्डर्स बड़ा वर्ड है। स्टेक होल्डर कहते हैं दो चीज़ों को, इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल होते हैं ओनर, मैनेजर, वर्कर। एक्सटर्नल होते हैं सब वो जो बाहर के हैं बिजनेस के, सप्लायर, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, व्हाटएवर। क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए बेटा जब भी आप मर्ज या टेक ओवर करते हैं तो हर स्टेक होल्डर पर कोई ना कोई इम्पैक्ट जाएगा। अब आप सोचो, अगर आप गाड़ी यूज़ करते हैं टोयोटा की, होंडा की, मर्सिडीज़ है, सुजुकी है, कोई भी ब्रांड है, अगर आपको न्यूज़ आए कि जी वो जिस कंपनी की मैं गाड़ी यूज़ करूँ वो कंपनी बड़ी होती जा रही है, तो आपको खुश होगा, दुख होगा? अब क्या होगा? आप खुश होंगे एज अ कस्टमर कि यार बेहतर प्रोडक्ट्स आएंगे, ज़्यादा वैरायटी आएगी, अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। तो कस्टमर्स पर तो ये इम्पैक्ट है सीधा सीधा सा। सप्लायर्स पे क्या इम्पैक्ट है? सप्लायर्स कहेंगे भी मे बी बिजनेस, एक बिज़नेस बढ़ रहा है, उसका सप्लायर था, अब उसको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, मे बी वो ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेगा, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकती है। अब बड़ा बिजनेस उसको फोर्स कर सकता है मुझे सस्ता बेचो, तो दोनों तरफ सोचना है। बिजनेस में हर वो बंदा कामयाब है जो दोनों तरफ सोच सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट है? वेल गवर्नमेंट दोनों इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। मे बी आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे, ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो हो सकता है आप टेक ओवर कर करके मोनोपोली बना रहे हैं और कीमतें बढ़ा देंगे और इन्फ्लेशन यानी महंगाई हो जाएगी। तो दोनों आ सकते हैं। फिर इंटरनल स्टेक होल्डर्स में से किसी एक दो पे बात कर लो। एम्प्लॉयज़ पर क्या इम्पैक्ट है? वेल एम्प्लॉयज़ वो भी होंगे जिनकी जॉब्स और सिक्योर होंगी, जिनकी प्रमोशन हो जाएगी, जिनकी तनख्वाह बढ़ेगी, और वो भी होंगे जिनकी जॉब फारिग हो जाएगी बिकॉज ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो गए, नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। तो आप इस तरह से बेटा आप ओनर्स पे भी बात कर सकते हो, आप कम्युनिटी पे, इन्वायरमेंट पे बात कर सकते हैं। सो टेक दैट ऑल एज नोट्स कि आपने इसको वर्कआउट करना है। फिर बेटा द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट वेंचर्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अगेन एज मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ। देखो फिर बेटा यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस बहुत मिलती जुलती कीवर्ड्स हैं, बहुत मिलती जुलती कीवर्ड्स हैं, लेकिन जॉइंट वेंचर में दो या दो से ज़्यादा कोई भी नंबर हो सकता है, कंपनीज या इन्वेस्टर्स मिलके एक अलग इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करते हैं। येस इट इज़ क्वाइट लाइक अ स्ट्रेटेजिक अलायंस, लेकिन एक फ़र्क है। देखो जॉइंट वेंचर में आप एक अलग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप एक स्कूल रन करते थे और आपका कज़न है वो एक फैक्ट्री रन करता था, दोनों ने मिलके लेट्स से एक कैफ़े शुरू कर लिया, बिल्कुल अलग से। अच्छा ये तो जॉइंट वेंचर है। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है? आपका स्कूल और आपके कज़न की फैक्ट्री है, दोनों ने मिलके कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट बना लिया। अब ये कोई एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आप कुछ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है मिलके जिससे शायद आपको कुछ फ़ायदा हो सके। वो जो रिसर्च है उसमें आपके स्कूल को कुछ नए आइडियाज़ मिल रहे हैं और आपके कज़न की फैक्ट्री को भी। ये होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। कई बेटा कार मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल कंपनीज मिलके एक अलायंस करते हैं और उनका मकसद ये होता है बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना और उससे सब फ़ायदा ले रहे होते हैं। ये है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? म्यूचुअल बेनिफिट्स, मोर रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, आइडेंटिफाइंग वेज हाउ टू बिकम मोर कम्पिटिटिव, ये मकसद होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। चैप्टर 4 पे चलेंगे लेकिन